हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और लास्ट क्लास में हमने अपना, क्योंकि हमारा इतने दिन से वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और वो काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो भी गया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पूरा जितने सेशंस अभी तक हुए भी हैं, उसमें भी मैं ट्राई यही कर रही हूँ कि पूरी तरह से आपको जिस्ट और कंसाइज प्रिसाइज वे में जो सेक्शंस डिस्कस हो रहे हैं वो आपको आप तक पहुँचे और आप उसको समझिए और उसके बाद आप रिस्पॉन्स दीजिए अपना। जिस सेक्शन में अगर ज़्यादा एलैबोरेशन चाहिए तो हम उसको अलग से भी कवर करेंगे। आपके रिस्पॉन्सेस के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 55 डिस्कस किया था, ठीक है? और सेक्शन 56 के बारे में बात की थी कि इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में क्या-क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स अगर हो रहे हैं, कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट को वो रिलेट करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, ठीक है? क्या-क्या आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे? तो इस बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है? तो इम्पॉसिबल एक्ट्स के बारे में मैं आपको एक रिकैप करवा दूँ, तो इसमें बेसिकली ये हमने बात की थी 2 तरह की परफॉर्मेंसेस की। या तो इम्पॉसिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बिगिनिंग में ही पता चल जाए, ठीक है? उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अग्रीमेंट हो रहा है, इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाए कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है? और ये इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है पार्टीज़ को ना पता हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टीज़ को पता हो, ठीक है? दोनों केसेस पॉसिबल हैं, या तो पार्टीज़ को पता हो सकता है, पार्टीज़ को नहीं पता हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस किए थे, एक मैरिज वाला और एक ये सेकंड एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे अगर एक पर्सन स्विम कर रहा है एक इंडियन ओशन में एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कवर करने के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? और इसको देखते हुए हमने ये भी देखा था कि इस टाइप की इम्पॉसिबिलिटीज़ में, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को पता है कि ये एक्शन होना इम्पॉसिबल है, तो अग्रीमेंट इटसेल्फ वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद हमने बात करी थी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में अगर पार्टीज़ को ना पता हो, तो क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और अगर सिर्फ प्रॉमिसर को पता हो, तो प्रॉमिसी को पूरा मुआवजा मिलेगा अगर कोई वो लॉस सफ़र करता है तो। फिर हमने बात की थी सबसीक्वेंट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, जिसमें ये बताया था कि मान लीजिए स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट ईज़िली एंटर हो गया, लेकिन कोई इवेंट बाद में ऐसा कर होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में ना सोचा हो, कोई सिचुएशन ऐसे आती है जिससे वो अग्रीमेंट इल्लीगल बन जाए, अनलॉफुल बन जाए, इम्पॉसिबल बन जाए। तो उस केस में परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल अगर होती है, तब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, ठीक है? उस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट सरासर वॉइड माना जाएगा। तो इस बारे में हमने बात की थी और इसका डिस्कशन भी किया था, ठीक? अब इसके बाद रही बात, हमने डिस्कस किया था सेक्शन 57 और सेक्शन 58। 57 ये बोलता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस अगर मान लीजिए हो रहे हैं, उसमें 2 सेक्शंस में वो डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है मान लीजिए। एक पर्टिकुलर पार्ट कहता है जो अग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल है, वो सही है, और दूसरा सेट ऑफ अग्रीमेंट जो हो रहा है वो इल्लीगल है, वो गलत है। तो उसमें लीगल वाला तो वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में वो कन्वर्ट होने के, पूरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के अच्छे चांसेस हैं, और वो फ्यूचर में भी उसको वैलिड और सही माना जाएगा, बोनाफाइड माना जाएगा। लेकिन जो इल्लीगल अग्रीमेंट हो रहा है वो पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा। देयर इज नो सच क्वेरी इन दैट, देयर इज नो सच डाउट इन दैट, ठीक है? तो इस बारे में हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था, दोनों चीज़ें कवर करते हुए, ठीक है? और रही बात सेक्शन 58 की, तो सेक्शन 58 में हमने ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस की बात की थी कि मान लीजिए एक ब्रांच उसमें लीगल है,
मान लीजिए दो पार्टीज प्रॉमिस करती हैं, उसमें से एक बोलती है कि हम इसके बदले में ये डिलीवर करेंगे, लेकिन अगर मान लो इसकी अवेलेबिलिटी ना हो तो इसके बदले में हम ड्रग्स की डिलीवरी देंगे, या कोई ऐसी चीज़ वो जो इलीगल हो, तो उसकी वजह से अग्रीमेंट पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा। अच्छा, हमें डिस्कस मेनली करना था आज अपनी क्लास में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन के बारे में मैंने कल भी बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली होता है कि जब किसी पर्टिकुलर पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको तोड़ना पार्ट्स में, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, दैट इज एप्रोप्रिएशन। अच्छा, अगर किसी डेटर ने, किसी पार्टी ने बहुत सारी डेट्स ओ करी हैं बहुत सारे लोगों को, तो उस पर्टिकुलर पेमेंट्स जो जो वो ओ कर रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे अप्लाई फॉर होंगी, ये बात करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। जिसमें सेक्शन 59 ये बोलता है कि मान लीजिए एक डेटर ने बहुत सारी डेट्स ओ करी हैं एक पर्सन को, किसी एक बंदे को, किसी एक पार्टी को, और उस पर्टिकुलर क्रेडिटर को उसे 2 लाख रुपए देने हैं गुड्स की डिलीवरी के लिए, 3 लाख रुपए देने हैं, मान लीजिए उसने कोई और लोन लिया था उससे दूसरे गुड्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब वो उसको पेमेंट करेगा, ठीक है, और पेमेंट जब वो उसको करेगा बता के करेगा, ठीक है, एक्सप्रेस इंटीमेशन, विद एक्सप्रेस इंटीमेशन का मतलब पहले से इंफॉर्मेशन देगा, प्रायर नोटिस देगा कि हम आपको पेमेंट कर रहे हैं और ये आप ऐसे ऐसे अप्लाई करना, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लीजिए उसने 5 लाख का लोन लिया था, ठीक है, इन टोटलिटी, लेकिन वो 2 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा है, तो अब वो जो है पर्टिकुलरली क्रेडिटर को बता रहा है, देखिए हम 2 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं और आप इस 2 लाख को सबसे पहले बड़े डेट की तरफ यूटिलाइज करना, जो बड़ा लोन मैंने आपसे लिया है पहले वो खत्म करना है इससे। वो ये भी कह सकता है, या फिर वो ये भी कह सकता है कि 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए से वो एडजस्ट कर लेना पहला लोन, और दूसरे 1 लाख रुपए से दूसरा लोन एडजस्ट कर लेना, तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन इसमें ये लिखा है कि जो डेटर होगा वो पूरी तरह से इंडिकेशन दे देगा कि कैसे अप्लाई फॉर होना है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड, या तो एक्सप्रेस बता देगा कि ऐसे ऐसे होना है, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे जिससे इम्प्लाइड हो जाएगा या समझ लिया जाएगा कि पेमेंट कैसे कैसे अप्लाई फॉर करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया भी होगा क्रेडिटर ने डेटर से, वो पहले हो सकता है ये सोच के किया हो, ये बता के किया हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बहुत बड़ा लोन लिया है और उसके अलावा 2-3 और छोटे लोन्स लिए हैं उस डेटर ने, तो डेटर पहले ही बोल चुका है क्रेडिटर को कि आप जो है एक चीज का ध्यान रख लीजिए। तो वो पूछेगा क्या, तब फिर डेटर बोलेगा कि जो भी मैंने बड़ा लोन लिया है आपसे, जो भी मैं अपना नेक्स्ट पेमेंट करूंगा, तो उसका मेजर पार्ट जो है वो आप बड़े लोन से एडजस्ट कर लेना। या उसके बातों में ही अगर उसने एक्सप्रेस ना भी किया हो, बाद में उसने ऐसा इंडिकेशन दे दिया हो कि बड़ा लोन पहले हमें खत्म करना है, तो जाहिर सी बात है जो क्रेडिटर है, यानी कि वो पर्सन जिसने उसे लोन दे रखा है, वो जो भी पेमेंट रिसीव करेगा पार्टी से, वो सबसे पहले अपने बड़े लोन की तरफ ही यूटिलाइज करेगा कि पहले ये बड़ा अमाउंट है, इसको खत्म करो, इसको पे ऑफ करो, इसको सेटल करो। ठीक है, तो दैट इज अबाउट सेक्शन 59, जहां पे कैसे पेमेंट को अप्लाई करना है वो इंडिकेट होता है। रही बात क्रेडिटर डेटर, तो अकाउंट्स की क्लास आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, मैं समझती हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम के हों, जिन्होंने 11th में साइंस लिए। तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको पैसा लेना होता है, एक तरह से समझ लो टू whom मनी इज ओइंग। ठीक है, क्रेडिटर कौन है, पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। टू whom मनी इज ओड,
जिससे उधार लिया गया होता है वो है क्रेडिटर, ठीक है। और डेटर कौन होता है? अगर हम डेटर की बात करें तो डेटर का मतलब वो पर्सन जो उधार लेता है, ठीक है। जो एक तरह से बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में समझो, जो पर्सन उधार ले रहा है, पैसा बोरो कर रहा है, मनी बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी, वो कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है, कुछ भी। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन हो, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो सकता है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हो गया कंपनी, फर्म, ठीक है, ट्रस्ट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी हम लोग इसमें इस टर्म में ये मतलब ये वर्ड भी यूज करते हैं पर्सन की डेफिनेशन में, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन आप लोग आगे चल के पढ़ोगे टैक्सेशन में बहुत एलैबोरेटेड है। तो डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब जो पैसा उधार लेता है किसी दूसरी पार्टी से, और वो दूसरी पार्टी बैंक हो सकती है, सप्लायर हो सकती है, या कोई भी लेंडर हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ लो, क्योंकि मैं इसमें डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। डेटर मतलब वो पर्सन जिसने उधार लेके रखा है, किसी से भी ले रखा हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सन सप्लायर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसने लोन ले रखा है, उसने उधार ले रखा है, वो ओ कर रहा है। इंग्लिश में बोले तो ओ कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 59 समझ आया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम सेक्शन 60। सेक्शन 60 देखो, 59 में डेटर ने बता दिया है, जिसने पैसा लोन के फॉर्म में ले रखा है ना उधार, उसने बता रखा है कि हमने जो आपने जो भी मैं पेमेंट करूंगा उसको ऐसे ऐसे यूटिलाइज या सेट ऑफ या एडजस्ट करना। सेक्शन 60 में सेक्शन 60 में कैसे डेट को यूटिलाइज करना है, कैसे उधार को अप्लाई फॉर करना है, सेट ऑफ करना है, वो इंडिकेशन डेटर नहीं देता है। अब इस केस में मान लो डेटर अगर नहीं बता रहा है और सर्कमस्टांसेस भी नहीं बता रहे हैं, इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि कैसे डेट को यूटिलाइज करना है, तो फिर तो उस केस में क्रेडिटर जो होगा, जिसको वो पैसा ओ करता है, कौन? डेटर। क्रेडिटर जिसको उधार जिसने दे रखा है, वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, यानी कि अपने रैशनैलिटी, अपने जो उसके लॉजिक्स, जो उसकी समझदारी कहती है, वो सारे डेट्स वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अप्लाई करेगा, यूटिलाइज या सेट ऑफ करेगा। जैसे वो देखेगा कि टाइम बार्ड डेट कौन सा है। टाइम बार्ड मतलब जो लिमिटेशन होती है, जिसमें कि ये 3 साल में 3 साल तक ही इसका पीरियड होता है, इस पर्टिकुलर मान लो डेट का, तो वो 3 साल में ही खत्म हो जाना चाहिए, 2 साल में खत्म होना चाहिए। तो टाइम बार्ड डेट है तो उसमें वो यूटिलाइज करेगा, है ना। टाइम बार्ड नहीं है, या जो भी बहुत बड़े अमाउंट का डेट है, बहुत बड़ा अमाउंट है जो लोन ले रखा है, तो उसको वो पहले सेट ऑफ कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। देर इज एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी विच कैन बी देयर, ठीक है। तो कोई भी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बस यही होगा कि डेटर बताएगा नहीं कि पेमेंट का कैसे सेटलमेंट करना है, पेमेंट का कैसे एडजस्टमेंट करना है। और सेक्शन 61 में ना तो पार्टी पेमेंट को अप्लाई करती है, सेक्शन 61 ध्यान से समझना, पार्टी जो है वो एप्रोप्रिएशन नहीं करती है। एप्रोप्रिएशन मतलब अप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। पेमेंट जो है वो अप्लाई होती है टाइम के हिसाब से, भले ही वो टाइम बार्ड है या नहीं है लॉ के हिसाब से, ठीक है। अगर डेट्स इक्वल हैं, इक्वल स्टैंडिंग की हैं, तो पेमेंट सारी प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होंगी। अब देखो, लॉ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो नए नए टर्म्स यूज होंगे, इक्वल स्टैंडिंग, टाइम बार्ड डेट, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है आप सबको, क्योंकि आप सब लोग 11th 12th के स्टूडेंट्स, 12th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, और 12th अभी अभी क्लियर हुआ है, तो
जाहिर सी बात है आपको ये सब वर्ड्स नहीं समझ आएंगे, मीनिंग इनके नहीं क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइम बार्ड डेट की, तो टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या होता है? एक तरह से जिस पर्टिकुलर डेट में, जिस पर्टिकुलर लोन में, लाइबिलिटी में कोई ड्यूरेशन लिमिट होती है, कोई ड्यूरेशन सेट होता है, कोई टाइम लिमिट फिक्स होती है, दैट इज टाइम विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। और वो टाइम बार्ड तब बनता है ना जब वो मान लीजिए लिमिट एक्सीड हो जाए और लाइबिलिटी पे ऑफ ना हुई हो, वो लोन पर्टिकुलर पे ऑफ ना हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में वो डेट टाइम बार्ड बन जाती है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें लाइबिलिटी वगैरह का मीनिंग बताओ, असेट लाइबिलिटी का, तो मैं ये समझती हूँ कि वो अकाउंट्स की क्लास में क्लैरिफाई कर दिया जाता होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंट्स के क्लास में बहुत इजीली कवर हो जाते हैं, सीए फाउंडेशन लेवल में ही, ठीक है। तो टाइम बार्ड डेट का मतलब वो हुआ कि मान लीजिए कोई लाइबिलिटी है, कोई लोन है, कोई डेट, मैं कह रही हूँ डेट इज एन इजी लेमैन टर्म, डेट का वो यूज कर रही हूँ कि वो डेट में एक लिमिट थी, टाइम लिमिट थी, जो कि वो पर्टिकुलरली वो डेट क्लियर ऑफ नहीं हो पाया। मान लीजिए 3 साल की लिमिट थी, 3 साल में क्लियर ऑफ नहीं हुआ, 3 साल के बाद हुआ, तो वो टाइम बार्ड बन गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इक्वल स्टैंडिंग की, तो इक्वल स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? एट पार। इक्वल स्टैंडिंग मतलब सेम कंडीशन, सेम राइट्स, इक्वल फुटिंग, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है। अगर इसको लॉ के टर्म्स में समझें, तो लॉ में बेसिकली ये बोला जा रहा है, सेक्शन 61 जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए पार्टी जो क्रेडिटर है वो पेमेंट को अप्लाई फॉर या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो पेमेंट अप्लाई कैसे होगा? टाइम के हिसाब से होगा। मान लीजिए ये सबसे पुराना था डेट, वो पहले क्लियर ऑफ हो रहा है, फिर उसके बाद जो आया वो क्लियर ऑफ हुआ, जो सबसे रिसेंट वाला डेट लिया गया है, लोन लिया गया है, वो सबसे बाद में क्लियर ऑफ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे वो ऑर्गेनाइज होगा। और उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि भले ही वो टाइम बार्ड हो चाहे ना हो, मान लीजिए एक डेट था, उसको 3 साल में क्लियर ऑफ होना था, 3 साल हो गए, अब जाके डेटर ने पेमेंट किया है, तो ये भी हो सकता है कि वो बाद में सेट ऑफ हो, वो बाद में अप्लाई फॉर हो, पहले वो वाला डेट क्लियर हो रहा है जो सबसे बाद में दिया गया था, तो कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल है। बस उसमें ये है कि जो क्रेडिटर है वो कोई भी तरह का अपने तरफ से, अपने डिस्क्रिशन से एप्रोप्रिएशन यानी कि एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि वेदर द डेट्स आर और आर नॉट बार्ड बाय द लॉ इन द फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ सूट्स, तो भले ही वो टाइम बार्ड हो ये टाइम बार्ड ना हो, वो डेट्स सारे टाइम के हिसाब से ही सेट ऑफ होंगी और प्रपोर्शनेटली होंगी। मान लीजिए 5 लाख का पेमेंट किया डेटर ने, तो क्रेडिटर से उसने मान लीजिए 1 लाख का, 10 लाख का एक लोन लिया था, और एक उसने लोन लिया था 2 लाख रुपए का, तो टोटल 12 लाख का लोन लिया है और 5 लाख का पेमेंट किया है, तो 5 लाख को टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और प्रपोर्शनेटली किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लोन 10 लाख का है, दूसरा लोन 2 लाख का है, तो टोटल लोन हुआ 12 लैक्स, तो 5 लाख इंटू 10 लाख अपॉन 12 लाख, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड 5 लाख इंटू 2 लाख अपॉन 12 लाख, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तब होगा जब डेट्स इक्वल स्टैंडिंग के हों, इक्वल फुटिंग के हों। अब ये आपको कहीं इक्वल फुटिंग के लग रहे हैं, एक 10 लाख का लोन, एक 2 लाख का लोन, नहीं। मान लीजिए एक 10 लाख का लोन लिया है उसने कुछ गुड्स के डिलीवरी के रिस्पेक्ट में, दूसरे गुड्स के डिलीवरी के रिस्पेक्ट में दूसरा उसने एक 10 लाख का लोन लिया है, तो टोटल हो गया 20 लाख का लोन, ठीक है। या एक तरह के गुड्स की डिलीवरी के रिस्पेक्ट में 6 लाख का लोन लिया है और दूसरे में 7 लाख का दिया है, तो ये भी एक तरह से इक्वल स्टैंडिंग में आ जाएंगे, है ना। तो उस केस में ही डेट्स जो है वो प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। आप लोग सब समझ पा रहे हो? तो
इक्वल स्टैंडिंग जो टर्म है ये भी डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, लेकिन जनरल रूल यही कहता है कि टाइम के हिसाब से ही सारे डेट्स यूटिलाइज होंगे जब क्रेडिटर भी उसको अप्लाई फॉर या सेटल नहीं कर रहा है। तो ये सेक्शन 61 कहता है। 3 सेक्शंस हो गए, 59, 60, 61। 59 में डेटर बताएगा कि पेमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है। 60 में डेटर इंटीमेशन नहीं देगा, इंफॉर्मेशन या नोटिस नहीं देगा, ठीक है। तो तब क्रेडिटर के डिस्क्रिशन पे ही सारा पेमेंट का यूटिलाइजेशन या सेटलमेंट होगा। सेक्शन 61 में कोई भी पार्टी, चाहे डेटर हो क्रेडिटर हो, अप्लाई फॉर कैसे होना है पेमेंट नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। तो टाइम के हिसाब से अप्लाई फॉर होगा। और दूसरी चीज, अगर इक्वल फुटिंग की डेट्स हैं, इक्वल स्टैंडिंग की हैं, एट पार हैं, तब फिर पेमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली ही यूटिलाइज होगा। तो ये सेक्शन 61 है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेक्शन आता है, इसके बाद मेनली जो टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि अब हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स वाला टॉपिक खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब हमारे ये दो पार्ट्स बचते हैं, एक ये कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, और दूसरा एक हमारा लास्ट टॉपिक जो बचेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, यूनिट का, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो बेसिकली टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के जो बचते हैं। तो ये इसका मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो ये किस बारे में बात करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट मिल जाए, प्रोमिसर का भी, प्रोमिसी का भी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन। नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बात करते हैं, बेसिकली इसकी बात करते हैं अगर हम नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन, ठीक है। तो ये है क्या, अगर मान लीजिए पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो अग्री कर जाती हैं कि इस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसकी जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या इसको मॉडिफाई कर देते हैं, या इसको कैंसिल कर देते हैं, इसकी जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों पार्टीज का, लेकिन इसमें म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। तो उस केस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए ने बी से 1 लाख रुपए लोन लिए, अब ए बी सी ने अग्री किया कि सी पे करेगा बी को और वो उससे 1 लाख रुपए ले लेगा, किससे, सी से, इन ल्यू ऑफ द सम ड्यू फ्रॉम ए। देखो ए ने लोन अलग ले रखा है बी से, अब ए बी सी तीनों ने अग्रीमेंट किया जिसमें सी जो है बी को 1 लाख रुपए देगा, किसके बदले में देगा, जो ए का ड्यू था, जो ए की तरफ से पेमेंट ड्यू था या डेट ड्यू था बी को, ठीक है। तो उसके उसके रिस्पेक्ट में सी 1 लाख रुपए का पेमेंट बी को कर देगा। तो उससे ए की लाइबिलिटी खत्म, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का खत्म। वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में था वो अब किसके बीच में हो गया, बी और सी के बीच में, क्योंकि ए को 1 लाख रुपए देना था, वो ए के बदले सी ने दे दिया बी को। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बी और सी का बना, ना कि ए और बी का। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो दिस इज द इफेक्ट जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही हैं वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं पुराने के बदले, लेकिन उसमें पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। अगर वो ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन बोलते हैं उसको। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से जब फाइनली डिसाइड हो जाता है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले नया करेंगे तो उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उस केस में जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है, उन्हीं पार्टीज के बीच में हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उन पार्टीज के बीच में, हो सकता है नई पार्टीज के बीच में भी हो, लेकिन वो म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है
जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बताया ABC तीनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसमें एक नई पार्टी और जुड़ गई C, तो नया कॉन्ट्रैक्ट में नई पार्टी भी जुड़ गई, पुरानी पार्टीज ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर जब फाइनल पेमेंट की बात आई तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नई पार्टीज के बीच में हुआ, B और C के बीच में हुआ। तो ये सब म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। तो नोवेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का न्यू कॉन्ट्रैक्ट से। तो इस टर्म को, नोवेशन को बेसिकली बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, अदल बदल, ठीक है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि पार्टीज जो है अग्री करें नए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनका यस बोलना, उनकी कंसेंट देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टर्म नोवेशन। अच्छा, नोवेशन के बाद बात आती है रेसिशन एंड ऑल्टरेशन, ठीक है। अच्छा, रेसिशन मतलब मान लीजिए पार्टीज अगर अग्री करती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है इसको खत्म करो, इसको रिवोक करो, कैंसिल करो, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेसिशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, नोवेशन में हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, रेसिशन में हो रहा है कैंसिलेशन। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म, अब उसकी कोई भी सब्सटेंस नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन तो दूर की बात हो गई। तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही होगा, पार्टीज के म्यूचुअल अग्रीमेंट से होगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो नोवेशन और रेसिशन में एक डिफरेंस है जो हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करेंगे अपने आगे आने वाली स्लाइड्स में। पहले ऑल्टरेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, तीनों टर्म्स देख लेते हैं, दो तो हम देख ही चुके हैं। अगर ऑल्टरेशन में पार्टीज डिसाइड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया जाए, कुछ इसमें चेंजेस किए जाएं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो करा नहीं जाएगा, परफॉर्म किया नहीं जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो इसमें ऑल्टरेशन में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बदले जा सकते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट से, और उसमें क्या इफेक्ट होगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा, इन कह सकते हैं रिप्लेसिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा रिप्लेसिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन टर्म्स हैं देखो, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसिशन। तो इनके बीच के क्या डिफरेंस है, पहले तो नोवेशन और ऑल्टरेशन की बात करते हैं। नोवेशन का मतलब हुआ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हमने रिप्लेस कर लिया नए वाले से। नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं। मान लो पार्टी ही चेंज हो गई, ए और बी के बीच में हो रहा था, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ऑल्टरेशन में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट से, लेकिन पार्टीज जो रहती है ना कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो सेम रहती हैं। दोनों में डिफरेंस समझो, नोवेशन में रिप्लेसमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं, टर्म्स भी चेंज हो सकते हैं। ऑल्टरेशन में सिर्फ टर्म्स चेंज होंगे, कंडीशंस चेंज होंगी कॉन्ट्रैक्ट की, पार्टीज नहीं चेंज होने वाली। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा। अच्छा, नोवेशन में पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा, पूरा एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्योंकि टर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, पार्टीज भी चेंज हो रही हैं। लेकिन ऑल्टरेशन की अगर बात की जाए तो सिर्फ कुछ टर्म्स चेंज होंगी ओरिजिनल अग्रीमेंट की, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी सो ऑल्टर्ड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट दैट ऑल्टरेशन में हैव द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। ठीक, तो एक तरह से ओल्ड के बदले में नया जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसमें टर्म्स चेंज होंगे, पार्टीज नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि एक ऑल्टरेशन होना है, पूरा चेंज नहीं होना है, थोड़ा सा ऑल्टरेशन होना है। और जो भी चीज ऑल्टर हो रही है वो तो परफॉर्म होगी नहीं, जो दूसरी डिसाइड हो रही है वही परफॉर्म होगी। ठीक,
रेसिशन में तो पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि नोवेशन जो है वो रेसिशन को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है, क्योंकि नोवेशन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेसिशन में कैंसिलेशन हो रहा है, एंड ऑल्टरेशन में सिर्फ टर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो तीनों में स्लाइट डिफरेंस है जो आप लोग समझ सकते हो। अगर हम तीनों की एक साथ रख के बात करें तो नोवेशन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, टर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, पार्टीज भी चेंज हो रही हैं। ऑल्टरेशन में सिर्फ टर्म्स चेंज हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। रेसिशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म। तीनों में लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? म्यूचुअल अग्रीमेंट, बस ये सिमिलैरिटी है। अच्छा, अब इसके अलावा सेक्शन 63 क्या बोलता है ये बात करते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन 63 क्या बोलता है ये पहले देख लेते हैं। नोवेशन, रेसिशन हो गया, ऑल्टरेशन हो गया, ये पूरा सेक्शन 62 था, सेक्शन 62। अब इसी में सेकंड पॉइंट क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन। सेकंड पॉइंट है प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस। अच्छा, ये क्या बोलता है? इसका मतलब क्या हुआ? हर एक प्रोमिसी जो ऑफर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या राइट्स रहती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। प्रोमिसी में डिस्पेंस विद रिमिट wholly or in part the performance of promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. A contract may be discharged by remission. जैसे कि A ने B से 5 लाख रुपए लिए, अब A B को पे करेगा, B उससे एक्सेप्ट करेगा इन सेटिस्फैक्शन ऑफ होल डेट 2 लाख रुपए पेड एट द टाइम एंड प्लेस एट विच 5 लाख वर पेबल। देखो, प्रोमिसी जो है वो या तो कंप्लीट पूरे तरह से या पार्ट्स में परफॉर्मेंस ले सकता है। जो भी उसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो या तो पार्ट्स में ले सकता है उसकी परफॉर्मेंस, या कंप्लीटली भी ले सकता है, या उसको डिस्पेंस भी कर सकता है, हटा सकता है। डिस्पेंस बेसिकली क्या हुआ इसमें? डिस्पेंस मतलब क्या हुआ? डिस्पेंस विद, डिस्पेंस मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मैनेज करना एक तरह से, है ना। तो या तो वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस पूरी कंप्लीटली ले सकता है, मैनेज कर सकता है, या पार्ट्स में ले सकता है, या टाइम एक्सटेंड कर सकता है परफॉर्मेंस का, या कोई भी सेटलमेंट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में एग्जाम्पल ये है कि ए बी को 5 लाख रुपए ओ करता है, उधार लिया हुआ है ए ने बी से। अब ए जो है वो बी को 2 लाख रुपए दे रहा है इन सेटिस्फैक्शन ऑफ होल डेट। तो अब पूरा डेट था 5 लाख का, लेकिन सेटलमेंट हो रहा है 2 लाख रुपए में, और उसी प्लेस और टाइम पे हो रहा है जहां 5 लाख रुपए देने थे। अब इससे पूरा डेट डिस्चार्ज हो गया, पूरा लोन डिस्चार्ज हो गया, फिनिश ऑफ हो गया। तो ये बी के ऊपर हुआ, ये बी जो प्रोमिसी है उसके ऊपर था कि या तो वो कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले परफॉर्मेंस, होली करे, पार्टली करे, टाइम एक्सटेंड कर दे, या डिस्ट्रीब्यूट कर दे, रेमिट कर दे। ये पूरी तरह से बी के ऊपर होता है। तो रेमिट का मतलब क्या होता है? रेमिट मतलब रिफ्रेन करना, एक तरह से कैंसिल कर देना। तो जैसे 5 लाख रुपए वो ओ करता है, तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं, बी ने बोला 2 लाख दे रहे हैं, तो हम बाकी 3 लाख कैंसिल कर दे रहे हैं, रेमिट कर दे रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, एक तरह से वेव ऑफ कर दे रहे हैं। तो ये सेक्शन 63 इसी के बारे में बात करता है। या तो प्रोमिसी वेव कर सकता है, परफॉर्मेंस एक्सटेंड कर सकता है, उसको पार्टली ले सकता है, होली ले सकता है। तो ये कंप्लीटली उसी के ऊपर होता है, ठीक। अच्छा, सेक्शन 63 के बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 64। वो क्या बोलता है? 64 क्या बोलता है? 64 बेसिकली बात करता है, ये थर्ड पॉइंट है हमारे इस पर्टिकुलर
जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, जिसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट हो, दो क्या मतलब म्यूचुअल कंसेंट हो। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को खत्म कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, इस वजह से रीजन ये होगा कि फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं हुए। मान लीजिए जो पर्सन क्लेम लेने आया है यानी कि जिस पर्सन के साथ लॉस हुआ, उसने लॉस सफर किया, जाहिर सी बात है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा और अपना क्लेम मांगेगा कि भैया मेरा इतना इतना लॉस हुआ, मैंने इस कंपनी से पॉलिसी ली है 5 लाख की, अब मुझे पूरा पूरा अमाउंट पे ऑफ करो, मुझे अमाउंट दो, मुझे अपना क्लेम चाहिए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगा, समझेगा लॉस क्या हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, और उसको फैक्ट सही नहीं लगे तो वो पॉलिसी कैंसिल कर देगा। अब इस केस में जो भी प्रीमियम उससे कलेक्ट किया गया है इंश्योरेंस पॉलिसी का, किससे? इंश्योर्ड पर्सन से, यानी कि जो उस कंपनी का कस्टमर होगा, जो क्लेम मांग रहा है, जो सफरर है, जिसने प्रीमियम पे किया है, तो उसके प्रीमियम से एक्सपेंसेस जितने भी इनकर हुए हैं इस पर्टिकुलर पूरे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स का देखना, समझना, वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। समझ आया आप लोग सबको? देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज voidable rescinds it, the other party need not perform in any promise therein contained in which he is the promisor. The party rescinding a voidable contract, if he has received any benefit from another party, restores such benefit. एक पार्टी ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी उसे उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। अब इस केस में जो भी पार्टी कैंसिल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, उसने कोई भी बेनिफिट लिया है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो बेनिफिट सारे सारे वापस करने होंगे उस पार्टी को, ठीक है, जिससे लिया गया था वो बेनिफिट। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है अपने कस्टमर्स से, क्लाइंट से, और जब इंश्योरेंस सेटल करने की बात आती है, यानी कि जब क्लेम सेटल करने की बात आती है, तो उस केस में जब फैक्ट्स के हिसाब से मान लीजिए अगर ये लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी के फैक्ट्स को देखते हुए क्लेम नहीं बन रहा है या लॉस इनकर नहीं हुआ है, कंपनी कह रही है कि लॉस जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है, फैक्ट्स के हिसाब से लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो उस केस में वो पॉलिसी को कैंसिल कर देगी और जो भी क्लाइंट से उसने प्रीमियम कलेक्ट किया है उसमें से एक्सपेंसेस रिड्यूस करके बाकी पैसा उस पॉलिसी होल्डर को दे देगी, उस क्लाइंट को दे देगी। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन 64 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब जिसमें ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट या तो आगे ले जाओ या फिर कैंसिल कर दो, ठीक। तो ये बात हो रही है सेक्शन 64 की। एंड सेक्शन 65 क्या बोलता है? फोर्थ पार्ट जो है इसी पर्टिकुलर चीज का। अब अगर जिस पर्सन ने एडवांटेज रिसीव किया है वॉइड अग्रीमेंट में या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड बन गया बाद में, तो उस पर्सन की क्या ड्यूटी है? मान लीजिए कोई अग्रीमेंट नजर आ रहा है कि वो वॉइड है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब वो वॉइड हो गया, इनवैलिड हो गया, तो जिस भी पर्सन ने उसका एडवांटेज लिया है उस अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का, उसका कॉम्पनसेशन उसे उस पर्सन को देना पड़ेगा जिससे उसने बेनिफिट रिसीव किया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि ए ने 1 लाख रुपए बी को दिए कि वो जो है सी से मैरी करेगा, ठीक है। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए, देखो एग्जाम्पल समझना, A pays B 1 lakh in consideration of B's promising to marry C because B is promising to marry C, उस बदले में A ने 1 लाख रुपए पे किए B को। अब A तो अब इसमें B की मैरिज जैसे प्रॉमिस किया कि B ने जैसे प्रॉमिस हुआ कि C से वो मैरी करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में A की डॉटर मान लीजिए C is dead at the time of promise, अब ये अग्रीमेंट वॉइड हो गया।
देखो ये पूरा केस हुआ क्या, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, बी ने प्रॉमिस किया सी से शादी करने को, उस पे ए ने 1 लाख रुपए बी को दिए। नाउ सी इज एज डॉटर, ठीक है, ए इज पेइंग 1 लाख रुपीज टू बी because B is promising to marry his daughter. Now, in such a case, in such a situation, if A's daughter C is dead, she is not alive, promise के टाइम पे, तो अग्रीमेंट void हो जाएगा, और अग्रीमेंट अगर void होगा तो B उसको 1 लाख रुपए वापस कर देगा, क्योंकि B ने बेनिफिट लिया है A से, तो जो भी बेनिफिट वो लेगा जाहिर सी बात है वो उसको रिस्टोर करेगा ही ना। किसको रिस्टोर करेगा? जिससे उसने बेनिफिट लिया था। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब इसमें ये दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसके बाद मुझे आपसे ये बाकी चीज़ें भी कवर करनी है। मतलब ये 4th पॉइंट का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बड़ा भी है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जो है हमें अपना 5th और 6th पॉइंट भी डिस्कस करना होगा, communication of rescission and effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स लग सकते हैं लेकिन समझ आ जाएंगे। बाकी आप इतना समझ लो कि अभी मैंने जैसे ये 3 चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। पहला है इफेक्ट ऑफ नोवेशन रेसिशन ऑल्टरेशन, ठीक है। दूसरा था इसमें प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस। तीसरा था रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड किस पर्सन का ऑब्लिगेशन, जिस पर्सन ने बेनिफिट कोई रिसीव किया है उस पर्सन का ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी क्या रहेगी किसी वॉइड अग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड बन जाता है। ये सब बातें हैं, ये हमने डिस्कस की। और इसके बाद वाले जो 5th और 6th पॉइंट है एंड ऑल्सो माइंड 4th पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन ये नेक्स्ट क्लास में होगा। बाकी इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचेगा दैट शैल बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वो भी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Press the bell icon for any kind of updates. I'll be enclosing my Instagram page link along with my mail ID, जिससे कि आपको कोई भी queries हो तो आप उसमें मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।